इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक कवर करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि रेलेवेंट आर्टिकल्स, एलिजिबिलिटी, इलेक्शंस, पावर्स, सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। मतलब ये कंट्री का सबसे टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट की पोजीशन प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल या फिर सेरेमोनियल हेड ही है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स नहीं है। जो रियल पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन नहीं होती और रियल पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और प्रेसिडेंट की पोजीशन बस एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है और प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नॉमिनल पावर होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, जो कि डील करता है एग्जीक्यूटिव से, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन्ड है। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डील करते हैं। हाउएवर और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स और रिलेटेड आर्टिकल्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस क्या हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में क्लियरली मेंशन्ड है। इनमें बेसिकली 4 चीजें हैं और जो भी पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे ये चारों चीजों को अपहोल्ड या फिर फुलफिल करना पड़ेगा। इनमें से पहला है इंडियन सिटीजन होना, दूसरा है मिनिमम 35 ईयर्स की एज का होना, तीसरा है मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की मेंबरशिप के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं उन सभी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करना। लोकसभा की मेंबरशिप के लिए बेसिकली 3 क्वालिफिकेशंस हैं। पहली है इंडियन सिटीजन होना, दूसरी है कम से कम 25 ईयर्स की एज का होना और तीसरी है किसी भी लॉ के अंडर डिसक्वालिफाइड ना होना या फिर उस पर्सन को अनसाउंड माइंड या फिर इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट डिक्लेयर होने की वजह से डिसक्वालिफाइड ना होना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए ये तीनों लोकसभा की क्वालिफिकेशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो चौथी चीज है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन फाइट करने के लिए, वो ये है कि जो पॉसिबल कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ ये जो कंसेप्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई पर्सन गवर्नमेंट के अंडर ऐसी पोस्ट होल्ड कर रहा है जहां से उसे सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हो। अगर कोई पर्सन ऐसी पोस्ट रखता है और साथ ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ता है तो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आप एक ही समय में 2 ऐसी पोजीशंस पे हो जो एक दूसरे के अगेंस्ट जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो जिसको सरकार से सैलरी मिल रही है और आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ रहे हो और सपोज आप इलेक्शन जीत जाते हो, तो जब एज ए प्रेसिडेंट अगर आपको सरकार के खिलाफ कोई फैसला लेना पड़े तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि आपको अपनी उस गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट की वजह से सरकार से पैसे मिल रहे हैं, इसलिए आप शायद सरकार के लिए एक बायस दिखाओ और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन ना ले पाओ, इवन व्हेन आपको पता है कि ऐसा डिसीजन कंट्री की फेवर में होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, बिकॉज ऑफ दैट आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये रखी गई कि कैंडिडेट के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हाउएवर कुछ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या यूनियन या फिर स्टेट मिनिस्टर इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रूल से एग्जेम्प्ट है, यानी कि इन पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक स्कूल प्रिंसिपल या रेलवे ऑफिसर प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक कि वो इस पोस्ट से रिजाइन नहीं करता, क्योंकि ऐसी पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर है। लेकिन एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है बिना अपनी पोस्ट से रिजाइन करे, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर कंसिडर नहीं की जाती और ये एक एक्सेप्शन मानी जाती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट यूके के एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 से बोरो किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में इस कंसेप्ट की क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में इस कंसेप्ट का मीनिंग क्लैरिफाई किया है। ये थी क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन फाइट करने के लिए। अब देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन का प्रोसीजर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो वोटिंग होगी, इसमें हमारे देश की आम जनता वोट नहीं करेगी जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस में करती है। इंस्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो वोटिंग करेगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है एक स्पेशल ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो किसी हाई पोस्ट को इलेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉमन पब्लिक वोटिंग डायरेक्टली। एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें सभी लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये ग्रुप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोट करेंगे।
सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। नाउ ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट करता है, इसमें कौन कौन से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडेड हैं? वेल, इसमें आते हैं लोकसभा के 543 इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के 233 इलेक्टेड मेंबर्स, सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। यानी कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसका पार्ट नहीं है। साथ ही में स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर्स ही इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। कुछ स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेती, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज लेती हैं। नाउ ये तो हो गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट कौन लेगा। अब जो वोटिंग होगी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, इस वोटिंग का सिस्टम या मेथड क्या होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 में इलेक्शन का मेथड डिस्क्राइब किया गया है, जो कि है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब है कि जितने वोट्स किसी पार्टी या कैंडिडेट को मिलते हैं उतने ही प्रोपोर्शन में उसको सीट्स या फिर पोजीशंस का शेयर मिलता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक इलेक्शन में पार्टी ए को 40% वोट्स, पार्टी बी को 35% वोट्स और पार्टी सी को 25% वोट्स मिले। अगर टोटल सीट्स 100 हैं तो पार्टी ए को 40, पार्टी बी को 35 और पार्टी सी को 25 सीट्स मिलेंगी। ये सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से अलग है जो हम लोकसभा के इलेक्शंस में यूज करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में बस ये देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट से ज्यादा वोट लेता है, चाहे उसके पास मेजॉरिटी यानी कि 50% से ऊपर वोट्स भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट एक्स को 40% वोट्स मिले, कैंडिडेट वाई को 35% और कैंडिडेट जेड को 25% वोट्स मिले, तो फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंडर एक्स विनर होगा, इवन दो 60% लोगों ने उसे वोट्स नहीं दिए। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंडर एक स्पेशल मेथड है। इसमें वोटर्स अपने कैंडिडेट्स की चॉइसेस को प्रेफरेंस ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस एक्सेट्रा। अब यहाँ हर कैंडिडेट के वोट्स काउंट होते हैं और ये देखा जाता है कि क्या कोई कैंडिडेट है जिसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं, यानी कि मोर दैन 50% वोट्स मिले हैं। अगर नहीं तो फिर एक कैंडिडेट जिसे सबसे कम वोट्स मिले हैं वो एलिमिनेट होता है और उस कैंडिडेट के एलिमिनेट होने पर जो वोट्स उसे मिले हैं, यानी कि वो वोट्स जिनमें उस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है, वो वोट्स उस कैंडिडेट के एलिमिनेट होने के बाद उन कैंडिडेट्स के पास चले जाएंगे जो कि उन वोट्स में सेकंड प्रेफरेंस पर हैं। इन वोट्स की शिफ्टिंग के बाद फिर दोबारा काउंटिंग होगी और देखा जाएगा कि क्या अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स है। अगर नहीं तो फिर से जिस कैंडिडेट के पास सबसे कम वोट्स हैं उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट्स शिफ्ट हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स के पास जिनको इन वोट्स में नेक्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। और ये चीज चलती रहती है जब तक हमें एक कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलता जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हो। इससे इंश्योर होता है कि जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बने उसके पास देश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ब्रॉड सपोर्ट हो, क्योंकि उसके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होंगे। अब देखते हैं ओथ एंड अलाउंसेस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पोस्ट पर बैठने से पहले प्रेसिडेंट की ओथ लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 में मेंशन है। ये ओथ उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं और अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो ये ओथ सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज दिलाता है। इस ओथ में प्रेसिडेंट प्रॉमिस करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे और अपनी ड्यूटीज ऑनेस्टली परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी और अलाउंसेस की। प्रेसिडेंट की सैलरी और पर्क्स कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है लॉज के थ्रू। फिलहाल प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है और साथ ही उनको ऑफिशियल रेजिडेंस जो कि राष्ट्रपति भवन है, फ्री मेडिकल केयर, स्टाफ, सिक्योरिटी और ट्रैवल फैसिलिटीज जैसे पर्क्स मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सैलरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं कंसिडर करी जाती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट का ऑफिस वन ऑफ द फ्यू एक्सेप्शंस है अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो दोबारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है और इसके लिए प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स को हम 5 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स और इमरजेंसी पावर्स। इन सब एस्पेक्ट्स को हम एक एक करके देखते हैं। इनमें से सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में ही डिस्क्राइब कर गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 क्लियरली स्टेट करता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्ट होती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर है और प्रेसिडेंट ये एग्जीक्यूटिव पावर्स या तो डायरेक्टली यूज कर सकता है या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू यूज कर सकता है।
साथ ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और साथ ही में पीएम की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाकी मेंबर्स को। अपार्ट फ्रॉम इट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस को, अटॉर्नी जनरल को, सीएजी को, इलेक्शन कमिश्नर्स को, यूपीएससी के चेयरमैन को और एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को। नाउ आर्टिकल 77 के अंडर गवर्नमेंट का सारा बिजनेस प्रेसिडेंट के नाम पर कंडक्ट होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, जिसे या तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली यूज कर रहा है या फिर यूनियन गवर्नमेंट यूज कर सकती है प्रेसिडेंट के नाम पर। आर्टिकल 77 में ये भी मेंशन है कि प्रेसिडेंट रूल्स बना सकता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करने के लिए और साथ ही में मिनिस्टर्स के बीच वर्क एलोकेशन भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, आर्टिकल 239 के अंडर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जो कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के हैं, एंड अदर यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी। आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट को राइट देता है प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांगने का, गवर्नमेंट डिसीजंस के बारे में, कैबिनेट मीटिंग्स की डिटेल्स या फिर कोई और मैटर जो प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट कंसिडर करे। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच। आर्टिकल 74 ओरिजिनली सिर्फ कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेंगे रिगार्डिंग हिज मैटर्स। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये एडवाइस माननी ही पड़ेगी। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में आया था, इसने ये चीज एक्सप्लिसिट कर दी कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मतलब 42nd अमेंडमेंट के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस जो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ये एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी और प्रेसिडेंट को ये एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में आया था, इसके थ्रू एक और चेंज लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होगी प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग तो होगी, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये बोलेगा कि वो अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करे। लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो एडवाइस आएगी उसे प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिर्फ एक बार अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाएगी वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी। साथ ही में जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं प्रेसिडेंट को, इस एडवाइस को हमारे देश के कोर्ट्स इंक्वायर नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्या एडवाइस मिली, और ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में। सो ये थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर का एक इंटीग्रल पार्ट कंसिडर किया जाता है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का रोल आर्टिकल 79 डिफाइन करता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। कोई भी बिल जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, ये प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना एक्ट नहीं बन सकता। अपार्ट फ्रॉम इट, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स काफी ज्यादा हैं, जैसे कि आर्टिकल 85 के अंडर प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा को समन या फिर कॉल कर सकता है, प्रोरोग या फिर एंड कर सकता है, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। आर्टिकल 87 के अंडर प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकता है लोकसभा का फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शंस, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और कभी किसी और टाइम जब प्रेसिडेंट को लगे कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लेजिस्लेचर को देना हो तो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बिल्स पार्लियामेंट में पास होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं उनकी एसेंट के लिए, और एसेंट मिलने के बाद ये बिल्स एक्ट बनते हैं। नाउ आर्टिकल 111 के अंडर प्रेसिडेंट के पास बिल्स को लेकर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। प्रेसिडेंट उन बिल्स पर अपनी एसेंट या अप्रूवल दे सकता है, जिसके बाद वो बिल एक एक्ट बन जाएगा, या फिर एक बिल पर अपनी एसेंट विदहोल्ड कर सकता है। एसेंट विदहोल्ड करने का मतलब है एसेंट रिफ्यूज करना। अगर प्रेसिडेंट किसी बिल पर अपनी एसेंट रिफ्यूज या विदहोल्ड करता है तो फिर ये बिल कोलैप्स हो जाता है और एक डेड बिल बन जाता है। फॉर दिस रीजन एसेंट विदहोल्ड करने की पावर को एब्सोल्यूट वीटो भी बोला जाता है। एसेंट देने और विदहोल्ड करने के अलावा प्रेसिडेंट के पास तीसरा ऑप्शन भी है, जो कि है बिल को पार्लियामेंट के पास रिटर्न करना विद सम सजेशंस। इस बिल को रिटर्न करने की पावर को सस्पेंसिव वीटो भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो यूज करे और पार्लियामेंट दोबारा बिल पास करे, चाहे वो सेम अनचेंज्ड बिल हो या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हो, इन एनी केस प्रेसिडेंट को इस बार इस बिल पर एसेंट देना ही होगा। यहाँ याद रखना कि ये जो सस्पेंसिव वीटो की पावर है, यानी कि बिल रिटर्न करने की पावर है, ये मनी बिल के केसेस में अप्लाई नहीं होती। यानी कि जब पार्लियामेंट एक मनी बिल को पास करती है तब प्रेसिडेंट उस बिल को पार्लियामेंट को रिकंसिडर करने के लिए नहीं रिटर्न कर सकते। वन मोर थिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में प्रेसिडेंट को कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है एक बिल पर एक्ट करने की। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो एक बिल को पेंडिंग छोड़ सकते हैं और उस बिल पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इसे पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से पास किए गए बिल पर 3 तरह के एक्शंस ले सकते हैं। उस बिल को एसेंट या अप्रूवल देना, उस बिल को विदहोल्ड या फिर रिफ्यूज करना, या फिर उस बिल को पार्लियामेंट को रिटर्न करना फॉर रिकंसिडरेशन,
या फिर इन 3 एक्शंस के अलावा प्रेसिडेंट उस बिल को पेंडिंग रखने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। बिल्स पर एक्शन लेने के अलावा प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस का सिंपल मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मीटिंग नहीं कर रहे और कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाए जिसमें तुरंत लॉ बनाने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट एक टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। इस टेम्पररी लॉ को ही हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये ऑर्डिनेंस बनाने की पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 में दी गई है। ऑर्डिनेंस का इफेक्ट एक नॉर्मल लॉ के जैसा ही होता है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद जब भी पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग होती है उसके विदिन 6 वीक्स ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। अगर इन 6 हफ्तों में पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाता है। प्रेसिडेंट एनी टाइम ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर सकते हैं और ये ऑर्डिनेंसेस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंसेस के अलावा आर्टिकल 80 के अंडर प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं जिनके पास डिस्टिंक्शन हो लिटरेचर, साइंस, आर्ट या फिर सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स में। 2020 तक प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रोविजन रिमूव कर दिया गया था। सो ये थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जुडिशियल पावर्स को। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर्स देता है। ये जुडिशियल डोमेन में प्रेसिडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। प्रेसिडेंट एक कन्विक्टेड पर्सन को ग्रांट कर सकता है पार्डन यानी कि कंप्लीट फॉरगिवनेस, कम्यूटेशन यानी कि पनिशमेंट रिड्यूस करना लाइक डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिप्राइव यानी कि टेम्परेरी सस्पेंशन स्पेशली डेथ पेनल्टी के केसेस में, रिस्पाइट यानी कि सेंटेंस डिक्रीज करना ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक प्रेगनेंसी, और रेमिशन यानी कि सेंटेंस की ड्यूरेशन को रिड्यूस करना। प्रेसिडेंट ये पावर्स यूज कर सकता है सेंट्रल लॉज के अंडर कन्विक्शन में, कोर्ट मार्शल सेंटेंसेस में और डेथ पेनल्टी के केसेस में, इवन इफ वो डेथ पेनल्टी स्टेट लॉज के अंडर दी गई हो। इसके अलावा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट जजेस को और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। हियर ऑल्दो अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा होती हैं, लेकिन किस जज को अपॉइंट किया जाएगा इसके लिए कोलिजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें एक सेट ऑफ सीनियर जजेस अपॉइंटमेंट्स डिसाइड करते हैं और फिर अपनी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को देते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं लीगल या फिर फैक्चुअल मैटर्स पर, लेकिन ये एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर नॉन बाइंडिंग होती है। वन मोर थिंग टू नोटिस इज कि प्रेसिडेंट सिर्फ सेंट्रल लॉज के अंडर कन्विक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं और स्टेट लॉज के अंडर कन्विक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट लॉज में जो जुडिशियल पावर्स हैं वो गवर्नर के पास होती हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन है, वो है डेथ पेनल्टी की। अगर स्टेट लॉज के अंडर डेथ पेनल्टी दी गई है तो भी प्रेसिडेंट इन केसेस में इंटरफेयर कर सकते हैं। वन मोर थिंग इज कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है, ना कि सिविल केसेस में। अब नेक्स्ट है मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 क्लियरली मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस की सुप्रीम कमांड है। प्रेसिडेंट टेक्निकली डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। अब जहां तक डिप्लोमेटिक पावर्स की बात है तो प्रेसिडेंट इंडिया के चीफ डिप्लोमेट है। प्रेसिडेंट इंडिया के एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स और देशों में सेंड करते हैं और फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को रिसीव करते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स नेगोशिएट और साइन किए जाते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट विजिट्स कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स। आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी इमरजेंसी पावर्स का यूज करके नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी स्टेट या रीजन में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि आर्टिकल 74 के अंडर प्रेसिडेंट ये सारी इमरजेंसी पावर्स प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के रिमूवल से डील करता है। इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के रिमूवल या इम्पीचमेंट का सिर्फ एक ही ग्राउंड मेंशन्ड है, जो कि है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली है क्या। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो सकते हैं ट्रीजन अगेंस्ट कंट्री, करप्शन एंड ब्राइबरी, abuse of power beyond constitutional limits, gross misconduct in office, willful violation of constitutional provisions या mental incapacity to discharge duties। Now अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो उनके रिमूवल का एक सेट प्रोसीजर भी होना चाहिए। ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर भी इस आर्टिकल 61 में ही मेंशन है। ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर मल्टीपल स्टेप्स में है। सबसे पहले पार्लियामेंट का ईदर हाउस, लोकसभा या फिर राज्यसभा प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं।
बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रेजोल्यूशन इन द हाउस। ये रेजोल्यूशन जिस हाउस में मूव होता है उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर्स एक रिटन नोटिस साइन करके देते हैं इस रेजोल्यूशन को हाउस में इंट्रोड्यूस करने के फेवर में, और प्रेसिडेंट को भी एक नोटिस मिलता है इस रेजोल्यूशन की हाउस में इंट्रोडक्शन के 14 डेज पहले कि भाई आपको रिमूव करने के लिए इस हाउस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होने वाला है। इस रेजोल्यूशन में प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक चार्जेस लगाए जा सकते हैं जो कि पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स पॉसिबल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हाउस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है और प्रेसिडेंट के ऊपर जो एक्यूजेशंस लगाए गए हैं रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन एक्यूजेशंस के ऊपर डिस्कशंस और डिबेट होता है, और इसके बाद इस फर्स्ट हाउस में इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होती है। इस रेजोल्यूशन को हाउस में पास करने के लिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप के वोट्स चाहिए। यानी कि अगर लोकसभा में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर क्योंकि लोकसभा में 545 सीट्स हैं इन टोटल, सो इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए इस 545 का 2/3 यानी कि 364 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। और जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं बल्कि ओपन बैलेट से होती है, यानी कि ये सबके सामने होता है कि हर एक मेंबर ने इम्पीचमेंट के फेवर में वोट किया है या फिर अगेंस्ट में। अगर फर्स्ट हाउस में 2/3 वोट्स इस इम्पीचमेंट के फेवर में जाते हैं तो फिर ये रेजोल्यूशन सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस में इस रेजोल्यूशन को लेकर इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी होती है। इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए सेकंड हाउस के द्वारा एक कमेटी एस्टैब्लिश करी जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन प्रेसिडेंट पर लगे एक्यूजेशंस पर होती है और इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर सेकंड हाउस में वोटिंग होती है। प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पीरियड इन द सेकंड हाउस। और जो वोटिंग होती है सेकंड हाउस में, यहाँ भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। और अगर सेकंड हाउस से भी रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाएगा। इंडिया के हिस्ट्री में आज तक एक भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट के अलावा कुछ और वेज भी हैं जिससे प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो सकती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 में मेंशन है। इनमें आते हैं डेथ, रेजिग्नेशन, जहां प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं बाय गिविंग अ रिटन रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट, टर्म कंप्लीशन जो कि 5 ईयर्स की होती है, या इनवैलिड इलेक्शन जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाए फॉर एनी ऑफ द अबव रीजंस तो 6 मंथ्स के अंदर न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीट करना होता है। सो ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल का एस्पेक्ट। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट का रोल फंडामेंटली डिफरेंट है। इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट डुअल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ स्टेट और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट और रियल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करता है, लेकिन आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, और इसलिए प्रेसिडेंट बस एक सेरेमोनियल हेड है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाकी मेंबर्स के पास है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट दोनों हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई डुअल एग्जीक्यूटिव नहीं होता, यानी कि बस एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन से आता है और प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करता है और सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच रिलेशनशिप पार्लियामेंट्री सिस्टम की फाउंडेशन है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और इंडिया के फर्स्ट सिटीजन भी हैं। ऑल्दो आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के अंडर होती है, लेकिन प्रेसिडेंट बस सेरेमोनियल हेड है विद मोस्टली थियोरेटिकल पावर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए ये कंपलसरी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करें। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर रियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं और पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, कैबिनेट मीटिंग शेयर करते हैं, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं और डे टू डे गवर्नेंस के डिसीजंस लेते हैं। फॉर दिस रीजन प्रेसिडेंट को डी जोर हेड ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो हेड ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। डी जोर मीन्स समथिंग विच एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड डी फैक्टो मीन्स समथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी। सो ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।